मैं डॉक्टर वरुण भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा, सेक्टर 27 से। आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन का, यानी रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरक्लोसिस। इस ट्यूबरक्लोसिस को हम अनेक नाम से जानते हैं: क्षय रोग, राजयोग, तपेदिक और टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। आमतौर पे ट्यूबरक्लोसिस दो तरीके के होते हैं। जो सबसे ज़्यादा होता है वो पल्मोनरी यानी लंग्स का होता है, और बाकी ट्यूबरक्लोसिस एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। और रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरक्लोसिस एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी लंग्स के बाहर के दूसरे किसी हिस्से को इन्वॉल्व कर ले, उस ट्यूबरक्लोसिस में आता है। ये ट्यूबरक्लोसिस कहाँ से पहुँचता है? सामान्यतः ये सांस के रास्ते फेफड़ों के थ्रू दूसरे बॉडी के अंग में पहुंचता है, और कुछ केसेस में ये दूसरे रास्ते यानी पेट से भी डायरेक्ट हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में ये कम होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी आदत है कि हम दूध को उबाल करके पीते हैं या पेस्चुराइज मिल्क पीते हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हटाया नहीं जा सके और ख़त्म नहीं किया जा सके। क्योंकि जैसे विकसित देश हैं, अमेरिका है या यूरोप है, वहाँ पे जहाँ इसकी परसेंटेज होने की 2 से 3% है, वहीं साउथ ईस्ट एशिया में ये 35 से 40% में किसी ना किसी छोटे मोटे रूप में व्यक्तियों के हो जाता है। अफ्रीका में ये 29% लोगों में होता है। तो हमारे प्रदेश में ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन, चाहे वो सब क्लिनिकल हो या क्लिनिकल हो, वो दूसरी देशों की अपेक्षा अधिक है, और धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर है। सरकार भी इसमें प्रयासरत है। अब मैं आपको स्पाइन के ट्यूबरक्लोसिस के संबंध में कुछ बतलाऊंगा। स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस दो तरीके का होता है। एक तरीके का तो जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डी होती है वो बीच से इन्वॉल्व हो जाती है, और बीच से वो बाहर की तरफ फैलता है। और एक बेट्सन प्लेक्सिस होता है, वीनस प्लेक्सिस। तो हम सांस लेते हैं, खांसी करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह उसके साथ में चला जाता है। दूसरा होता है जो एंटीरियर आर्टरी होती है स्पाइन के बीच में, जो डिस्क के आसपास इन्फेक्शन है, वो उसके थ्रू जा सकता है। साधारणतः स्पाइन में डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन किन के होता है ये भी जानना जरूरी है। आमतौर पे जो ट्यूबरक्लोसिस के मरीज हैं वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए सक्षम रहता है। हम सभी लोगों के बीसीजी का टीकाकरण होता है, उससे भी कुछ हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। परंतु इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग कौन से होते हैं? इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग हैं जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी व्यक्ति के कैंसर है या कैंसर की दवाइयाँ ले रहा है, HIV का इन्फेक्शन है, या किडनी का मरीज है, डायलिसिस वगैरह उसके लिए इलाज में चल रहा है वो, या फिर बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड है। तो इन केसेस के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के होने की संभावना बहुत अधिक होती है, और इसमें हमारे को डिटेक्शन करने के लिए कई तरीके के हमारे पास में खून के टेस्ट हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं, जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एसिड फास्ट बेसिलाई, जिसे हम कहते हैं एसिड फास्ट, उसमें एक वसा की लेयर होती है, लिपिड की लेयर होती है बाहर की तरफ, जिसके कारण उसे एसिड से अगर हटाया जाए तो उसके बाद हम उसको देख पाते हैं, या उसको हम माइक्रोबायोलॉजी में उसका पता कर पाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के टेस्ट होते हैं, अनेक स्टेन्स होते हैं, ZN स्टेन है या कोल्ड स्टेन है, उसके थ्रू। यदि हम डायग्नोसिस कंफर्म करना चाहते हैं तो कंफर्म करने के लिए आमतौर पे दो ही चीज़ें होती हैं जो इसको कंफर्म करती हैं। एक तो एसिड फास्ट बेसिलाई अगर हमारे को दिख जाता है माइक्रोस्कोप में या कल्चर में तो हम कंफर्म कर लेते हैं। दूसरा हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी सूक्ष्मदर्शी में उस हिस्से का टुकड़ा निकाल करके उसको देखा जाए तो कंफर्म होता है। लेकिन कई बार ये डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो सकता। हम रेडियोलॉजिकल इमेजेस लेते हैं,
इमेजेस को देख करके भी हम बतला सकते हैं। लेकिन जैसे स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसके अंदर मवाद पड़ जाती है जिसे हम कोल्ड एब्सिस या पॉट सेप्सिस कहते हैं। ये जो मवाद है, इस मवाद को आसपास की मांसपेशियां जैसे श्वास मसल है उसके नीचे बन जाती है जिसे हम श्वास एब्सिस कहते हैं, और उस एब्सिस के कारण धीरे धीरे हड्डियां गलने लगती हैं, डिस्क में इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाता है जो कि ब्रेन तक भी जा सकता है और एब्सिस प्रोड्यूस कर सकता है, यानी वहां पर मवाद इकट्ठा हो सकता है। तो हम क्या करें, यानी क्या सिम्टम्स होंगे जिसके अंदर हम एक सोच सकते हैं कि शायद इसको ट्यूबरक्लोसिस हो रहा हो। जैसे शाम के समय किसी के बुखार आना, कमजोरी रहना, वजन का घटना इत्यादि यदि होते हैं तो हमें ट्यूबरक्लोसिस की आशंका होती है कि इनको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, खास तौर पे इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों में। तो सभी प्रकार के जो टेस्ट हैं हमारे पास, स्पाइन के लिए स्पेशली जो टेस्ट हैं, यानी स्पाइन का हम एक्सरे कर सकते हैं। उस एक्सरे में अगर बहुत अधिक बड़ा हुआ है तो उस एक्सरे में वो दिख जाता है और हम ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई हमारे पास हैं। एमआरआई में और अधिक सूक्ष्मता से उसे हम देख पाते हैं और सॉफ्ट टिश्यू को अच्छे से देख पाते हैं। सीटी स्कैन में हम हड्डियों को देख पाते हैं और देख करके हम ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस कर लेते हैं। बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हैं जैसे आईजीजी का या टीबी गोल्ड का, वो हमारे को सहायता देते हैं कि हम ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस कर लें। ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस होने के बाद में उसका इलाज करना जरूरी है। इलाज ट्यूबरक्लोसिस की गंभीरता के हिसाब से होता है, यानी यदि ट्यूबरक्लोसिस के हिसाब से अगर स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस है और उसकी वजह से पैरालिसिस हो गया, चारों हाथ पांव का चलना बंद हो गया या दोनों टांगों का चलना बंद हो गया, तो हमें तुरंत ही इलाज चालू करना पड़ता है और सर्जिकल इंटरवेंशन भी तुरंत करना पड़ता है, क्योंकि दवाइयाँ समय लेती हैं इसको ठीक करने में। उस बीच में अगर स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन है, नसें दब गई हैं, तो उनको हमें रिलीज करना पड़ता है, मवाद को निकालना पड़ता है, और यदि उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो गल गई तो हमें स्टेबलाइज भी तुरंत ही करना पड़ता है ताकि हमारे को एकदम से फायदा मिले। क्योंकि यदि हम सिर्फ दवा लेते रहेंगे तो उसके कारण, दवा लेने के कारण हमारे को जो उससे सफलता मिलेगी उसमें कई महीने कई बार लग जाते हैं। दूसरी चीज है, टट्टी पेशाब के कंट्रोल पे समस्या आ जाती है इसमें, वो भी एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है जिसके अंदर हमारे को तुरंत ऑपरेट करना पड़ता है। तीसरी चीज है कि काफी बड़ा अगर मवाद इकट्ठी हो गई है तो उस मवाद के इकट्ठा होने पर उस मवाद को तुरंत हटाना पड़ता है, क्योंकि हमारी दवाइयों को लड़ने की एक क्षमता होती है। यदि मवाद अधिक रहेगी तो उनकी क्षमता उस जगह पे जहाँ पे उनको अटैक करना है, इसमें दो तरीके की दवाइयाँ होती है, एक बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, एक बैक्टीरियोसीडल दवाई होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती है उसके अंदर रिफेम्पिसिन है, INH है, आइसोनियाजिड, उसके अलावा पायरोजिनामाइड है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग का मतलब ये होता है कि यदि कोई ट्यूबरक्लोसिस है जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं और दवाइयों को असर कर सकता है तो हम फर्स्ट लाइन दवाइयाँ तुरंत चालू कर देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये दवाइयाँ काम नहीं कर पाती और मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसके अंदर हम उसका कल्चर करके ये देखते हैं कि हम सेकेंड लाइन दवाइयाँ उनके अंदर चालू करते हैं। और ये सभी शहरों, यहाँ तक कि कस्बों में भी ये सब दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ये सभी जगह पे उपलब्ध कराई गई है। जहाँ तक सर्जरी की बात है, सर्जरी आपको जो स्पाइन की करनी पड़ती है वो बहुत सेफ होती है। आमतौर पे ये देखना पड़ता है कि स्पाइन के किस हिस्से में वो समस्या है जिसको तुरंत हमारे को निवारण की आवश्यकता है। यदि वो लंबर स्पाइन यानी नीचे कमर के हिस्से की स्पाइन है और एक हिस्सा होता है जहाँ से टट्टी पेशाब का कंट्रोल होता है, उसके ऊपर कोई कंप्रेशन है तो सबसे पहले हमारे को डीकम्प्रेस करना पड़ता है, यानी जो नसों पे दबाव आ रहा है
उसको सबसे पहले हमें ख़त्म करना पड़ता है, ताकि वो जो मेन नस है स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है उसमें मेरु रज्जु के अंदर उस पर कंप्रेशन ख़त्म हो जाए और वो स्वयं काम कर सके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यदि उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो अगर गल गई हैं तो हमें उसे स्टेबलाइज भी करना पड़ता है, जिसके लिए हम स्क्रू रॉड और कभी कभी केजेस होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा गल जाने पर उनको बीच में लगाना पड़ता है ताकि उसके अंदर वो स्थिर हो जाए। जब वो स्थिर होगा तभी हम मरीज को चलने फिरने लायक कर पाएंगे। इसमें कुछ केसेस में हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी भी करते हैं, जिसमें छोटे से छिद्र द्वारा इनकी सर्जरी की जा सकती है। लेकिन साथ में यदि ट्यूबरक्लोसिस किसी और अंग में है तो इसका इलाज भी हमें साथ में करना पड़ता है, और हम दूसरे डॉक्टर्स जैसे पल्मोलॉजिस्ट हैं उनकी मदद भी लेते हैं। या गैस्ट्रिक कोई अगर है, पेट में भी ट्यूबरक्लोसिस है, तो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंट्रिक सर्जन्स का भी हम उनकी सहायता लेते हैं कि ताकि उसको पूरी तरीके से हम इसको ख़त्म कर सकें। हमें यदि जल्दी ही इसका डायग्नोसिस कर लें, यानी हमें पता लग जाए कि इसका ट्यूबरक्लोसिस, तो आमतौर पे 90 से 95% लोगों में व्यक्ति अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकता है। और उसके अलावा यदि कोई दूसरी दवाइयाँ दूसरा कोई बीमारियां हैं तो उनका हमारे साथ में हम इलाज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्यूबरक्लोसिस ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज से हम 60-70 साल पहले ये समझते थे कि मरीज को अगर टीबी हो गया तो मतलब समस्या है, दवाइयाँ नहीं हैं, तो हम उनको अच्छी जगह भेज दिया करते थे जहाँ स्वस्थ वातावरण हो और शायद उससे ठीक हो जाए। सैनिटोरियम हुआ करते थे। आज के दिन में हमारे को न सैनिटोरियम की ज़रूरत होती है, साधारण घर में रह के भी इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर ओपन ट्यूबरक्लोसिस है, ओपन ट्यूबरक्लोसिस का मतलब अगर उनके जब खांसी करते हैं और फेफड़ों में भी ट्यूबरक्लोसिस है तो हमारे को थोड़ी उनसे दूरी बना के रखनी होती है, और ये एक से दूसरे को लग सकता है अगर ओपन ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस एक से दूसरे को नहीं लगता है, क्योंकि कोई ऐसा रूट नहीं है जिसके थ्रू वो दूसरे को लग जाए। ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं, और इसमें कुछ प्रोग्राम्स में हम लोगों को दवाइयाँ फ्री मिलती है, और यदि ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस होता है तो हमें सरकार को भी बतलाना पड़ता है, ऑफिसर्स को, ताकि वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम एक व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ दे पाते हैं। इसके साथ साथ कुछ दवा दी जाती हैं, जिस दवा से जैसे कुछ विटामिन की कमी हो जाए, न्यूरोपैथी हो जाए, तो हम पायरिडॉक्सिन नाम की दवा साथ में देते हैं जो एक विटामिन होती है। और मरीज के खाने पीने पर विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है मरीज को। सिर्फ ऑपरेशन करना भर या दवाई देना भर ही इसका इलाज नहीं है, मरीज की केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन लॉस हो जाता है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर साथ में हो जाते हैं। इसमें जो कुछ दवाई दी जाती है वो लिवर यानी यकृत, और कुछ दवा आँख की नस, इस पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो समय समय पे डॉक्टर को दिखलाना ज़रूरी होता है। तो हम यदि वो लिवर पे असर कर रही है दवा, तो हम लिवर के प्रोटेक्शन की कुछ दवा साथ में देते हैं, अथवा हम उस दवा को पलट भी देते हैं। कुछ लोगों के लिवर यदि बहुत ख़राब हो या किडनी पे असर आ गया तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं उनको हम या तो लो डोज में देते हैं या फिर उनको पलट देते हैं ताकि वो किडनी पे असर ना करें, क्योंकि ये बीमारी जो है सभी सिस्टम पे असर करती है। तो इसलिए सिर्फ स्पाइन को देख लेना ही उसका इलाज नहीं है, सारे सिस्टम यानी सारी बॉडी को हम देखते हैं और उसके बाद इसका इलाज करते हैं। इसका इलाज सभी स्तर पे, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, सभी में उपलब्ध होता है। आपको किसी भी डॉक्टर को यदि बतलाएंगे तो लगभग सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करने में
सक्षम होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, यदि सर्वाइकल यानी ऊपर गर्दन की हड्डी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसके कारण आदमी को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है और चारों हाथ पांव चलने बंद हो सकते हैं और मरीज को कई बार हमें वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। लेकिन यदि उसका सही समय पे इलाज दिया जाए तो ये बीमारी रिवर्सिबल होती है, हाथ पांव चलने लग जाते हैं, सांस लेने में परेशानी नहीं होती है। लेकिन सर्वाइकल ट्यूबरकुलोसिस में हमारे को खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, कई बार वो ऊपर जाकर के ब्रेन के सेंटर्स को भी अफेक्ट कर सकता है। जहाँ तक थोरेसिक ट्यूबरकुलोसिस का संबंध है तो वह कई बार फेफड़ों में मवाद के साथ में भी आ सकता है, जिसे हम एम्पाइमा कहते हैं, और उसे हमें ट्यूब डाल के ड्रेन करना पड़ सकता है। ये एक्सट्रीम केसेस में होता है। जो एक डिस्क का ट्यूबरकुलोसिस है जो सिर्फ डिस्क में हो जाता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में जो दो वर्टिब्रा हैं उसके बीच में एक कुशन होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं, और उसमें साधारण टेस्ट कई बार पता नहीं कर पाते हैं कि डिस्क का ट्यूबरकुलोसिस है। तो हम इनडायरेक्ट टेस्ट जैसे टीबी गोल्ड है या आईजीजी है या दूसरे टेस्ट से पता करते हैं, लेकिन इसमें मरीज को दर्द बहुत अधिक होता है, पीड़ा बहुत अधिक होती है, तो इसलिए मरीज परेशान हो जाता है इस ट्यूबरकुलोसिस के कारण, जिसे हम डिस्काइटिस, ट्यूबरकुलर डिस्काइटिस कहते हैं। और ये आमतौर पे जो एक आर्टरी जाती है सप्लाई करने सामने की तरफ से, उसके थ्रू वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वैसे तो ये दवाओं से कभी कभी हमें स्टेरॉइड का भी प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन आमतौर पे हम ट्यूबरकुलोसिस के शुरू की स्थिति में स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन बाद में नहीं देते क्योंकि वो स्वयं की जो इम्यूनिटी होती है उसे कम कर देता है। लेकिन कई बार दर्द नहीं जाता है तो हम कुछ लोगों को स्टेरॉइड भी शुरू के अंदर देते हैं ताकि इसके अंदर सूजन कम हो और उनको दर्द कम हो। कुछ केसेस में हमारे को डिस्क का ऑपरेशन भी करना पड़ता है ताकि हम वहाँ से इन्फेक्शन को निकाल सकें। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक प्रश्न आया है आनंद का कि ये क्या नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस से अलग है। मुझे लगता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो साधारण परिस्थितियों में लंग्स में होता है, जिसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है जो दूसरे हिस्से में यानी लंग्स के अलावा दूसरी जगह में, क्योंकि सांस के थ्रू आमतौर पर फैलता है, तो यदि ये सांस से जाएगा तो सबसे पहले फेफड़ों को असर करेगा, और फेफड़ों में नहीं होता, ये स्पाइन में हो जाता है। दूसरा प्रश्न आया है बागची से कि इज स्पाइन सर्जरी नेसेसरी फॉर स्पाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। इनिशियल स्टेजेस में हम लोग ट्यूबरकुलोसिस को केवल दवाइयों के द्वारा ही कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हम लगातार उस पर नज़र रखते हैं कि कहीं वो इस स्थिति में ना पहुंच जाए कि सर्जरी की जरूरत पड़े, और कई बार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस, तब वो फैल जाता है, तब हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। एक प्रश्न आया है स्नेहा चौहान जी मैडम से, जिन्होंने लिखा है कि कितना समय लगता है कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन हील कर जाए। आमतौर पे जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो 3 माह के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के जो होते हैं एसिड फाइव बेसिलाई उनको ख़त्म करते हैं, लेकिन दवा मिनिमम 6 महीने और कई बार 2 वर्ष तक लेनी पड़ती है, और उसके बाद वहाँ पे फाइब्रोसिस जो आता है, और जब जिसमें सर्जरी कर दी जाती है वो तो कुछ वीक्स के अंदर ही हील कर जाता है और मरीज को हम चलाने फिराने लगते हैं। एक प्रश्न आया, हाउ डज बोन टीबी स्टार्ट। जो बोन की टीबी है यानी स्पाइन में जो बोन की टीबी है वो उसके पहले बीच के हिस्से में पहुंच जाती है। स्पाइन की आज आप बात कर रहे हैं, तो वो नीचे के हिस्से से बेटसन प्लेक्सिस यानी दोनों तरफ वीनस प्लेक्सिस होता है, जिसके अंदर
किसी प्रकार के कोई रुकावट नहीं होती। जब हम सांस लेते हैं, खांसी लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया उसके साथ ऊपर पहुंच जाते हैं और वो बोन में भी घुस जाते हैं। एक प्रश्न आया है, हाउ डू यू प्रिवेंट टीबी इन द स्पाइन? नॉर्मल जो स्पाइन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस है वो दूसरी जगह से आता है, यानी फेफड़ों से ही आता है नॉर्मली। कुछ ही केसेस में हम देखते हैं एब्डोमेन से आता है या प्रोस्टेट से आ जाता है, यूरिनरी सिस्टम से आ जाता है। लेकिन जो टीबी के प्रिवेंशन के हैं, क्योंकि ये कंटीजियस बीमारी है, यानी आपको मालूम है किसी के व्यक्ति के टीबी हो रखा है, तो हम उससे दूरी बना के रखें। जब तक वो ओपन केस है उसको हम तब तक मुंह पे मास्क लगा सकते हैं, और अपनी इम्यूनिटी को अगर हम बढ़ा के रखेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन तक नहीं पहुंचेगा। एक प्रश्न आया है अनुपाल जी से कि फार्मासिस्ट की क्या जॉब है? फार्मासिस्ट की बहुत बड़ी जॉब है इसके अंदर। फार्मासिस्ट को जो दवा देता है उसे बतलाना होता है कि किस किस दवा से क्या क्या समस्या आ सकती है, और कौन कौन से टेस्ट हैं वो कुछ कुछ समय बाद डॉक्टर से पूछ के करवा लें, क्योंकि इन दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। जैसे एक दवा दी जाती है उससे पेशाब पीला आ जाता है और उसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, समझते कि हमें पी लिया हो गया है। ऐसा नहीं कि उनको पी लिया हो गया, वो दवा का हर व्यक्ति जो वो दवा लगेगा उसका पेशाब पीले रंग का आ जाएगा। तो उसको पहले से बतला के रखेंगे तो वो उस हिसाब से वो शांत रहेगा। तो सभी दवाओं को किस डोज में लेना है, किसको खाने से पहले, किसको खाने के बाद, उस समय को समझाना, ये सब फार्मासिस्ट का काम है। एक प्रश्न आया है गुड्डल से, जो पूछते हैं कि एमआरआई क्या टीबी को डिटेक्ट कर सकती है? बिल्कुल, एमआरआई के द्वारा हम लगभग 95 से 99% केसेस में ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन का जो है उसको हम पता कर सकते हैं, उसका अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डायग्नोसिस दूसरे टेस्ट के द्वारा उससे कोरिलेट करके किया जाता है। केवल एमआरआई नहीं, दूसरे टेस्ट भी इसमें, जिसमें खून के टेस्ट और दूसरे टेस्ट होते हैं, वो हम करते हैं, और उससे हम बोन की टीबी का पता कर सकते हैं। लेकिन बोन बेहतर सीटी स्कैन में दिखती है, एमआरआई में नहीं। लेकिन एमआरआई में भी दिखती है, ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल नहीं दिखती, उसमें भी अच्छे से दिखती है। लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो सीटी स्कैन में बेहतर दिखती है, एमआरआई में सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा बेहतर दिखता है। आपकी ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि सभी प्रश्नों का मैंने आपको जवाब दे दिया। और कोई प्रश्न हो तो आप उठा सकते हैं, कर सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने के लिए अभी 2 मिनट और इंतज़ार करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, अपना खान पान अच्छा रखें। यदि किसी को लंबे समय खांसी रहती है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। वजन गिरता है, खांसी रहती है, या कुबड़ापन जैसे आ जाता है कुछ के, तो स्पाइन का जरूर टेस्ट कराएं। या टेढ़ापन आ जाता है जिसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं, उसमें टीबी हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा कारण है। तो उसके लिए आप जरूर किसी न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप मिल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैं स्पाइन की टीबी से पीड़ित हूँ, ताकि आपका जल्दी से उपचार चालू हो और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। आप सब लोगों का धन्यवाद। हमारे कैलाश हॉस्पिटल ने ये सभी लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए ये मेरी टॉक रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।